नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ प्रवक्ता रण सिंह मान ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार दरअसल आरएसएस की बंधक है। उनके मुताबिक प्रदेश में सब कुछ आरएसएस के इशारे पर हो रहा और हरियाणा के लोगों का सरकार से वास्ता ना के बराबर है। रण सिंह मान ने सीएमओ में कार्यरत कुल 24 लोगों की लिस्ट बाकायदा जारी की और कहा कि सीएमओ में बड़े पदों पर आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। उधर रण सिंह मान ने आरोप लगाया तो पलटवार जवाहर यादव का आया ट्विटर के जरिए। उसके बाद हमारे साथ फोन पर बात करते हुए उन्होंने कई बातें कही। हरियाणा सरकार में सभी लोग स्वदेशी हैं। आपकी पार्टी की तरह कोई विदेशी मुखिया हमारी पार्टी में नहीं है। इशारा किस तरफ है आपको बताने की जरूरत नहीं। इन आरोपों से एक बार फिर से सियासी बहस को हवा मिलती दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाद पलटवार को लेकर बड़ा सवाल यह कि सीएम कार्यालय की नियुक्तियों पर कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं और क्या सीएम कार्यालय की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी हुई है। इन्हीं अहम सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो बुनियादी सवाल क्या है, जरा उसका हम रुख करते हैं। एक नजर उनको भी देखिए। सीएम कार्यालय की नियुक्तियों पर कांग्रेस के आरोप कितने सही हैं, इसमें कितना दम है? क्योंकि रण सिंह मान का कहना है कि दरअसल ये प्रोसीजर के खिलाफ होकर सब कुछ हुआ है। उनका यह भी कहना है कि इसको अगर हम लीगल तौर पर देखें तो वहां पर भी यह चुनौती दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर उनका आरोप है कि आरएसएस के हाथों सरकार बंधक है और जो जनता का पैसा है उसको लुटाया जा रहा है, तमाम लोगों को पद पर काबिज कराया जा रहा। दूसरा सवाल कि क्या सीएम कार्यालय की नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी वाकई हुई है? जिस तरीके के आरोप है उनकी सत्यता कितनी है? तो तमाम ये अहम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम करेंगे चर्चा। अब सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान ने आखिर आरोप लगाए क्या है। हरियाणा सरकार का जो मैनेजमेंट है उस पर यदि कोई ध्यान दे तो ये स्पष्ट है कि सरकार का न तो अपने अधिकारियों पे और न ही कर्मचारियों पर कोई विश्वास है। क्या ये भी हो सकता है कि आरएसएस का दखल इतना ज्यादा है कि जो सरकार है ये बंधक है आरएसएस की? सीएमओ ऑफिस में 24 आदमी ऐसे हैं जिनका हरियाणा प्रांत से ताल्लुक नहीं है और बाहर के लोग ला करके सरकार एक तरफ ये कर रही है, हमको अनुभवहीन मत कहो, लेकिन यदि इतने लोगों के सहारे आप राज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका न जनता पर विश्वास है, न अपने अधिकारियों पर विश्वास है, न कर्मचारियों पर विश्वास है। तो ये बड़ा प्रमाण अपने आप हो गया। जी हां, तो आरोप लगाए गए हैं और बाकायदा सूची भी जारी की गई। उस लिस्ट पर भी हम नजर डाल लेते हैं जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से यहां पर जिक्र हो रहा है, दावा हो रहा है कि दरअसल ये सभी बाहरी लोग हैं और ये आरएसएस के लोग हैं। सीएमओ में 24 अधिकारी ऐसे हैं जिनका हरियाणा से संबंध नहीं और वो आरएसएस से भी संबंध रखते हैं। सिर्फ इसी वजह से उनको यहां पर पद मिला है। नीरज दफ्तौर, अमरिंदर सिंह, धम्मापाल, ध्रुव मजूमदार, ये तमाम लोग अलग अलग हैं। देखिए छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, वहां से लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इन लोगों को यहां पर लाया गया। डी मजूमदार वेस्ट बंगाल से हैं, आलोक वर्मा साउथ, ये लेकिन आरएसएस के सभी लोग हैं। रजनीश गर्ग, अनुराग मिश्रा और अमित आर्या मीडिया एडवाइजर हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। रजनीश दिल्ली और यूपी से। एक और नाम देशराज केयरटेकर जो कि इस वक्त अगर देखें तो सीएम रेजिडेंस में है, ये जम्मू कश्मीर से। सुनील शर्मा, प्रवीण भल्ला, अरुण सांगवान और एसके नरवार सीएलयू से जुड़े मामले दोनों देखते हैं। अभिमन्यु हरदीप, रजनीश गोयल, अजय मोहन गोयल और उसके अलावा विनोद धीमान, ये वो अलग और नाम है। उस 24 लोगों की जो सूची है उनमें से इन तमाम लोगों का जिक्र किया गया कि सभी अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन उनको यहां पर क्यों लाया गया? मनीष शर्मा, अनिल शर्मा, जेसी कौशल, उज्जवल और पुनीत, कोई बिहार, कोई कर्नाटक, कोई पंजाब, कोई दिल्ली से, लेकिन इनको हरियाणा में यहां पर महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। तो ये तमाम नाम है जिनकी सूची जारी की गई है। उन 24 नामों का जिक्र हम भी आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर देखिए उनको कि कौन कौन से नाम थे। नीरज दफ्तौर, अमरिंदर सिंह, धम्मापाल, ध्रुव मजूमदार, 24 वो लोग हैं जो कि हरियाणा से ताल्लुक नहीं रखते, अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक इनमें समानता है कि सभी आरएसएस से जुड़े लोग हैं। और यही आरोप है कि दरअसल आरएसएस के हाथों सरकार बंधक है या फिर आरएसएस के इशारे पर ही सरकार चल रही है और आरएसएस के लोग ही हर एक महत्वपूर्ण पद पर काबिज है। और आरोप यह भी है
है कि आम जनता का जो पैसा है उसकी बेकदरी हो रही है, उसकी बर्बादी हो रही है। जो यहां के सक्षम लोग हैं उनको रखते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। इलीगल तरीके से इन लोगों को अलग अलग जगहों से, चूंकि आरएसएस से जुड़े हैं, इसलिए इनको लाकर यहां पर पद पर काबिज कराया गया है। चलिए हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त जवाहर यादव साहब, नेता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है जवाहर यादव साहब आपका। मेरे साथ रंजीता मेहता जी हैं, इस वक्त प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। प्रवीण अत्रे साहब प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। और गुरुग्राम से हमारे साथ अजयदीप लाठर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है लाठर साहब आपका। सबसे पहले रंजीता जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, जो आरोप लगाए गए इसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं? देखिए अतुल, जो भी सरकार आज चल रही है वो आरएसएस की कठपुतली बनकर काम कर रही है और आज उसके साक्ष्य भी आपके सामने पेश किए गए हैं। ना तो इनको अपने अधिकारियों पे विश्वास है, ना ही इनको अपने कर्मचारियों पे विश्वास है। एक बार ये कहते हैं कि अधिकारी हमारा कहना नहीं मानते, और आज की डेट में जो सरकार है सिर्फ बदला बदली की सरकार बनकर रह गई है। आप ये देखिए कि एक अधिकारी एक जगह काम नहीं करता तो पिछले जो जितना भी 2-2.5 साल का इनका टेन्योर रहा है, कम से कम 4 बार ये शिफ्टिंग कर चुके हैं। और जब तक अधिकारी को अपना काम समझ में आता है, अपना एरिया क्षेत्र समझ में आता है, ये उसकी पोस्टिंग कहीं और कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद उस पर ट्वीट किया जाता है, जब ये साक्ष्य पेश किया जाता है कि हमारे सब लोग स्वदेशी हैं और आपकी पार्टी की मुखिया विदेशी हैं। मैं आज इस छोटी सोच को लेकर इतनी हैरान हूं कि जब भी एक लड़की का विवाह होता है, उसके पति का गोत्र, उसके पति का धर्म और उसके पति का जो कुल है वो उसकी अर्धांगिनी बनकर, चाहे वो देश से आए चाहे वो विदेश से आए, वो उसकी जो वेशभूषा है उसको अपनाती है, उसकी संस्कृति। हमारे 100 आंध्र प्रदेश के लोग अभी भी इतने सालों के बाद उसको विदेशी मानते हैं। आज अगर हम सोनिया जी की बात करते हैं, उन्होंने पूरा जीवन अपना इस पार्टी की सेवा के लिए गुजार दिया, इस देश की सेवा के लिए गुजार दिया। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया जो कि आज इस पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है। उन्होंने अपने पति का त्याग किया, अपनी सास का त्याग किया, उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट ऑफर की गई, उसको भी उन्होंने त्यागा। वो जब जब चुनी गई, मोटो से चुनी गई और सरबत से चुनी गई। आज इनकी छोटी सोच ये बताती है कि ना तो इनको अपनी जो बेटियां बहू बन के अपने घर में आती हैं, ये उनको कभी भी अपनी बेटी नहीं मानेंगे, उनको बहू ही मानेंगे, क्योंकि ना तो इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसके बारे में पता है और ना ही इनके प्रधानमंत्री को इसके बारे में पता है। जो अपनी पत्नी को, चाहे वो स्वदेशी हो, उसको त्याग सकते हैं, तो उनके जो आगे आरएसएस के लोग हैं या इनके जो प्रवक्ता हैं, उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो इस तरीके की भाषा का। ठीक है, ठीक है जवाहर यादव साहब, लेकिन लगातार आपकी बात पर हंस रहे हैं, बहुत खुलकर हंस रहे हैं। जवाहर यादव साहब बताइए। मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो जो इन्होंने ये सूची जारी की है, इन्होंने कहा, मैं पहले तो इनके सोनिया गांधी जी पे ही चला जाता हूं। इन्होंने कहा कि त्याग किया। एक तो सोनिया गांधी जी का इन्होंने कहा वो अपने पति का धर्म ले लेती है। मैं नहीं कहा, क्योंकि मैं मानता हूं कि धर्म एक व्यक्ति का निजी मामला है, उसको शादी होने से बदला जाएगा नहीं। परंतु ये कह रही है कि वो अपने पति का धर्म भी ले लेते हैं। एक तो ये सोनिया गांधी जी का आज धर्म बता दे वो क्या है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पति का और अपनी सास का त्याग किया। इसका मतलब ये इशारा कर रही है भगवान उनको लंबी आयु देता, वो आतंकवादी घटना में शहीद हुए, परंतु ये कह रही है कि इन्होंने उनका त्याग किया। यानी कि ये कह रही है कि वो जो घटनाएं घटी हैं उनमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी का हाथ है। मैं भी बात में निकालूं, मैं अपनी बात में निकालूं। देखिए बीच में डिस्टर्ब, देखिए डिस्टर्ब करने लगे। आप पहले बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। काम कर रहा है, वो त्याग देश के लिए कर रहे हैं, इस पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप हमेशा मुद्दों से भटक कर बात करते हैं। ठीक है रंजीता जी, एक एक करके रंजीता जी एक एक करके मैडम जवाहर यादव साहब को बोलने दीजिए। हालांकि आपने पहले ये नहीं कहा था रंजीता जी कि उन्होंने देश के लिए त्याग किया, उन्होंने जो आपने कहा था उसी बात को इन्होंने अपने तरीके से रखा। ठीक है जवाहर यादव साहब।
अब मैं निश्चित रूप से जो भी बहू है निश्चित रूप से बहू है, परंतु देश के बड़ा बहू नहीं हो सकती। आज श्रीमती सोनिया गांधी देश की नागरिक है, परंतु जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी थी उस समय तक वो प्रधानमंत्री आवास में रहती है और इंदिरा गांधी यानी कि वो विदेशी होती है, वो भारत की नागरिकता नहीं लेती है। प्रधानमंत्री जवाहर जी, अरे आप बोलने दे, अरे देखो उनको दिक्कत गांधी जी कब प्रधानमंत्री थी इस देश की? अरे सुन, अब मैं बोलने दे। अरे ठीक है, एक गलती आपसे हो गई, एक उनसे हो गई। अरे मुझे बाद में अरे रंजीता जी उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तब उनके आवास में वो रहती थी, ये उनके कहने का मतलब था। ठीक है, जवाहर यादव साहब। अब दूसरा, अब मैं आता हूं इस लिस्ट के ऊपर आता हूं। ये कहती हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग हैं। हमें गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारों को लेकर चलते हैं, और अगर इनको इनमें आपत्ति है तो सबसे पहले इनको पंडित नेहरू का आलोचना करनी चाहिए। 1962 के युद्ध में जिस तरह से स्वयंसेवकों ने काम किया, देश के इतिहास में पहली बार हुआ 1963 में 26 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उस परेड में उनकी टुकड़ी निकली। तो ये कहे कि पंडित नेहरू जी को एक अज्ञानी थे, उनको ये ज्ञान नहीं था, और आज कांग्रेस उनकी आलोचना करती है। अब मैं आता हूं इस लिस्ट पर। सबसे पहले ये कहते हैं कि सीएम साहब के पीए अभिमन्यु दिल्ली के लिख के दिया हुआ इन्होंने, उनका झज्जर में गांव है पलड़ा। अब इनको पलड़ा झज्जर दिल्ली में नजर आता है तो इनको सोचना चाहिए। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। ये कहते हैं अमित आरे जी हिमाचल के रहने वाले हैं। अमित आरे का गांव सोनीपत के गुहाना में दुधना गांव है, और उनके माता पिता पलवल में रहते हैं। केवल हिमाचल में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। उनको अगर प्रदेश का बच्चा दूसरे प्रदेश में पढ़ने गया तो इन्होंने ये कह दिया आप वहां के हो गए, हरियाणा के नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि सुनील शर्मा पंजाब का है, सुनील शर्मा भिवानी का है, और सुनील शर्मा का सीएम ऑफिस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं हरदीप को ये कहते हैं कि वो दिल्ली के हरदीप रोहतक का रहने वाला है। उसके बाद ये कहते हैं कि कर्मचारियों पर विश्वास नहीं। हरियाणा सरकार के एक ईटीओ एक अधिकारी को अगर जो एमओयू हुए हैं हैपनिंग हरियाणा के तहत, जिनका सीएम ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, अगर एक ईटीओ को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि वो पीएससीएम ऑफिस में काम करे या उसमें काम करे, तो वो हरियाणा का कर्मचारी है और कैथल का रहने वाला है। इनको कैथल भी क्या नाम है दूसरे प्रदेश में नजर आता है, और यहाँ का ईटीओ कर्मचारी इनको कर्मचारी नहीं दिखता। उसके बाद ये कहते हैं उज्जवल और प्रीत, वो HSC खुद लिखकर कह रहे हैं उनका सीएम ऑफिस से क्या लेना देना। उसके बाद दो नाम लेते हैं, ये अरुण सागवान का और एक मिस्टर नरवर है। ठीक है। उनका सीएम ऑफिस में क्या है, क्या वो सैलरी लेते हैं, सारे के सारे विषय। आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई कि विरोध के नाते ये और चीजों पर बात नहीं कर सकते। तो पहले इनके कुलदीप शर्मा जी एक फोटो लेकर आए थे कि बीजेपी के नेताओं की इनके साथ फोटो है, और 72 घंटे में हम दोबारा से एक उजाला क्या नाम है ओपन करेंगे। आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, दूसरा, अगर ये लोग हुड्डा साहब के ओएसडी और हुड्डा साहब के सचिव, जिनको इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए गए, जिनके घर पर सीबीआई के छापे मारे गए, आपके लोग वो थे मुख्यमंत्री कार्यालय में, जिनके यहाँ दो लोग आपके एक ओएसडी के और एक सचिव को आपने गलत तरीके से इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए गए, तो कम से कम ये लोग ऐसे नहीं है, आपके जैसे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर आपत्ति किस बात की? अगर वो आरएसएस से जुड़े हैं तो ये आपत्ति की वजह है या फिर कोई और वजह है? ठीक है, मैं आऊंगा रंजीता जी, आपके पास आऊंगा, आपका जवाब लूंगा। प्रवीण अत्री साहब और लाठर साहब भी बाकी हैं अभी। अत्री साहब, आपके पास आ रहा हूं। देखिए अतुल, जो ये लिस्ट जारी की है, मैं मानता हूं जवाहर यादव जी की बात को कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन इन त्रुटियों की वजह से ये बात कहीं पे भी हल्की नहीं पड़ती कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में है उसने बहुत सारी नियुक्तियां बाहरी लोगों की हुई हैं, और ये बात आज की नहीं है। देखिए, जब हार्ट्रोन के एएमडी धम्माम पाल चौहान जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया था। बिल्कुल। देखिए, धम्माम पाल चौहान जो है वो देखिए वो पैदा हुए नागपुर में, पले बड़े नागपुर में, हैदराबाद के अंदर वो जॉब कर रहे हैं, और जब उनको यहाँ नियुक्ति दी जाती है, ये यादव साहब बेहतर बता पाएंगे किस तरह से पहले टेम्परेरी पोस्टिंग होती है,
फिर उनको कंफर्म करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है और जो उनको सैलरी दी जाती है एज ए एमडी, वो चीफ कमिश्नर जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी सैलरी से भी ज्यादा बैठती है विद पर्क्स, अगर आप उसकी बात करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी जिक्र किया यादव साहब ने अभिमन्यु जो ये बता रहे थे झज्जर का है, बिल्कुल है, हो सकता है एड्रेस देखिए इस लिस्ट में गलत होगा क्योंकि इस पे भी पूरा होमवर्क नहीं किया हुआ। ये अभिमन्यु साहब कौन है, यादव साहब ये बताएं, किस नेता के रिश्तेदार है ये बताएं, और अभिमन्यु और हरदीप जिनकी क्वालिफिकेशन है 10वीं, केवल एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा और तनख्वाह 50,000 रुपए महीना, सीआईडी विभाग की गैर कानूनी ढंग से कार का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये पहली सरकार या पहले मुख्यमंत्री होंगे इस देश के जो एडीसी नियुक्त करते हैं। हालांकि गवर्नर रखते हैं एडीसी, लेकिन खट्टर साहब ने एक नई रिवायत शुरू की है एडीसी रखने की, इन्होंने 2 एडीसी भी रखे हैं। उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण चीज अतुल क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी प्रदेश की जनता जानती है कि आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, और उस आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई नियुक्तियां तो बहुत कमाल की हुई हैं, जिसके लिए हो सकता है जवाहर यादव जी या मुकर भी जाएं कि साहब ऐसा नहीं है। आपने जिन कौशल साहब का जिक्र किया इस लिस्ट के अंदर, आयु 70 वर्ष, पहला जो उनका पास्ट है वो अनिल अंबानी की कंपनी में नौकरी, रेजिडेंट है पंजाब से, ठीक है, काम क्या कर रहे हैं, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के थ्रू उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है केवल आरएसएस का प्रचार प्रसार करने के लिए। मतलब ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हरियाणा प्रदेश की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से पैसा लेते हैं, खर्चा करते हैं, गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी आपत्ति इस बात की है, इस आपत्ति इसी बात की है। ठीक है, थोड़ी त्रुटियां हो सकती है लेकिन आपत्ति मैं रोकूंगा। सर जवाहर जी मैं आपके पास आऊंगा, रंजीता जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन लाठर साहब से मैं एक सवाल यहां पर लेना चाहूंगा। उसके पहले आप लोग अपना जवाब तैयार रखें। लाठर साहब बताइए, ये कितना बड़ा मुद्दा है साहब जिसको लेकर इतना हल्ला मच गया और बात कहीं किसी पार्टी के प्रमुख तक पहुंच रही है और तमाम मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? अतुल जी, मुख्यमंत्री का एकाधिकार रहता है कि वो अपनी टीम में किन किन को शामिल करें, लेकिन आमतौर पे हमेशा से मुख्यमंत्री क्या करते आए हैं कि वो अपने प्रदेश के लोगों को तवज्जो देते हैं। ठीक है, अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो जो आज सूची कांग्रेस की ओर से जारी हुई है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल या दक्षिणी भारत या पश्चिमी बंगाल से हैं, और ये वो प्रदेश हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऊपर के इशारे पे उनको एडजस्ट तो किया गया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने बड़ा सलाहकारों की टीम, इतनी बड़ी ओएसडी की टीम नहीं रखी जो मौजूदा हालात में है। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो धन है उसको लुटाया जा रहा है। नंबर 3, यही भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सलाहकारों पे सवाल उठाती है और आरटीआई लगाकर जब ये बताती है कि केजरीवाल के और उनके उप मुख्यमंत्री के सलाहकार की इतनी सैलरी विड्रा कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो वहां सवाल उठाने वाले लोग कम से कम हरियाणा में तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप दिल्ली में सवाल उठा रहे हो तो हरियाणा में आप लोग क्या कर रहे हैं। एक दोहरा चरित्र तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए इस पूरे मामले में। ठीक है, ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, उसके बाद आऊंगा, फिर जवाब लूंगा बाकी तमाम मेहमानों से भी। तो यहां पर सवाल देखिए कि अगर दिल्ली में वो बात उठाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से, तो यहां उठाया तो क्यों उसको नकार रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्या अगर कोई मीडिया सलाहकार है किसी और सूबे से, हालांकि वहीं से ताल्लुक रखते हैं, उनको लेकर भी यहां पर सूची जारी कर दी गई जिनका हरियाणा से लंबे समय तक वास्ता था। अमित आर्या जी हमें हेड भी कर चुके, तमाम तरह की चीजें, लेकिन एक पत्रकार क्या कहीं पर नहीं जा सकता, पूरा देश उसका है। लेकिन आरएसएस का होना या कहीं से जुड़ाव या सरकार का विशेषाधिकार, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, इसको लेकर आपत्ति किस तरीके से और क्यों उठाई जा रही है, सवाल इस बात का भी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा हमने जहां पर छोड़ी थी ब्रेक से पहले, उससे आगे सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रंजीता जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, आपने जो सूची जारी की है कांग्रेस की तरफ से, उस पर जवाहर यादव साहब ने बहुत सारे सवाल अपनी तरफ से भी खड़े किए हैं कि आपके दौर में भी चीजें थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, परंपरा तब से चली आ रही थी, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि क्यों आखिर इस तरीके की बात। जवाहर यादव साहब, उसके बाद पत्रकार के तौर पर लाठर साहब ने कहा है कि हाँ ये वो दोहरा चरित्र है, क्योंकि दिल्ली में कुछ और बोलने के लिए और वहां पर रखने के लिए कुछ और नियम क्यों। तो नियमों की अनदेखी हुई है क्या वाकई?
अतुल, ये आपने मेरे से प्रश्न किया है? बिल्कुल आपसे। जी देखिए अतुल, सबसे पहले तो जो जवाहर यादव जी की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो बड़े कुशलता से ढूंढ ढूंढ के लाए हैं कि किसका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है। किसी के डोमिसाइल बनने से वो वहां का नहीं हो जाता। जहां से बच्चे की परवरिश होती है, पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, उसकी कार्यशैली वहां से बनाई जाती है, उसका सर्कल, उसका सब कुछ वहां से होता है। जहां तक इन्होंने सांगवान साहब की बात की है, उनके फादर साहब जो थे वो दादरी से थे, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई और उनका सारी कार्यशैली दिल्ली की रही है। जहां तक अमित आर्य जी की बात करते हैं, उनका अभी भी परिवार जो पूरा का पूरा वो शिमला बेस्ड है और उनकी वाइफ वहीं पे जॉब कर रही है, उनकी बच्चियां वहीं पे पढ़ रही है। मैडम, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हरियाणा चैनल पर बैठकर बुलेटिन पढ़ रहा हूं, क्या आपत्ति है इस पर आपको? नहीं, मैं आपत्ति नहीं वाली बात नहीं कर रही हूँ अतुल, ये मैं बात कर रही हूँ कि किसी का अगर डोमिसाइल ढूंढ के लाए, ये वहां का है, ये वहां का है, वहां का है। लोग अपनी कार्यशाली से पहचाने जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई जहाँ पे उनकी परवरिश होती है। सोनिया जी अभी भी इटली की है, मतलब वो वहां से जाने जाते हैं। और जहाँ नहीं, मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या कहा कि सोनिया जी के बारे में जो इन्होंने उनके बलिदान को ये बार बार चैलेंज कर रहे हैं, जो उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, जब स्वर्गीय राजीव मैडम अमित आर्य जी ने हम लोगों को लीड किया है, उनका भी नाम है तो उनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। अमित आर्य जी ने बहुत दिनों तक हरियाणा प्रदेश में सेवा की है एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन अगर उनका नाम यहाँ रखा गया, उनको मीडिया एडवाइजर रखा गया, तो आपत्ति किस बात की है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझाइए। मैं सर, आपत्ति हमें नहीं है। आपत्ति लो, आपने सूची जारी की, आप कह रहे हैं आप ही को आपत्ति नहीं है, तो फिर आपत्ति किस बात की? आज रण सिंह मान सर, आपत्ति रण सिंह मान जी ने जो अपनी भावना प्रकट की है, ये जनता की भावना को प्रकट किया है। क्योंकि जब 4th फ्लोर पे लोग जाते हैं जनता अपने काम कराने के लिए, पूरे जो कार्यशाली इन्होंने वहां पे अपने प्रशासन बिठा रखा है, ना तो उनको हरियाणा की भाषा के बारे में पता, ना उनको हरियाणा के कल्चर के बारे में पता, ना क्या बात कर रही है मैडम? मैं हल्ला बोलता हूं, मेरे साथ न जाने कितने दर्शक जुड़ते हैं, हरियाणवी में बोलते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, लेकिन मेरी एक एक हिंदी उनको समझ में आती है। मुझे तो जरूरत नहीं है हरियाणवी सीखने की सर। मैं उनके मुद्दे छू लेता हूं, वो मुझे छू लेते हैं, मेरे भाव समझ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल छू लेते हैं। जब तक आप वो कंफर्टेबल लैंग्वेज ही नहीं है, उनको वहां का कल्चर ही नहीं पता, तो वो किसी बंदे की बात और सेंटीमेंट्स को क्या समझेंगे और किस तरीके से उसकी कार्यशैली को, जो प्रतिभा जो उनके अंदर है, वो वहां पे चल ही नहीं सकती जब तक वो वहां के अंदर के लोगों के गुण, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको नहीं जान सकते। ये जनता, हरियाणा की जो जनता है, जब 4th फ्लोर पे जाती है तो अपने आप को एक अजनबी बना महसूस होता है, क्योंकि वहां पे जो सारा सर्कल बिठा रखा है वो बाहर से इंपोर्टेड है। अगर हम बात करते हैं स्वयं मुख्यमंत्री जी की, अगर उनको भी जब लाया गया था तो पूरी इनके जो कार्यकर्ता थे उसमें हलचल थी कि इंपोर्ट करके मुख्यमंत्री ऊपर थोप दिया गया। उनको भी इस बात का इनाम मिला था कि वो गुजरात में प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने पूरी वहां पे रैली को और सब चीजों को संभाला था और उसके इनाम स्वरूप उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। नहीं तो आपको आपत्ति किस बात की है? मुख्यमंत्री आरएसएस से जुड़े थे, मुख्यमंत्री को इंपोर्ट कर दिया गया, भैया वो उनका विशेषाधिकार है, उस पार्टी का विशेषाधिकार है, आपको किस बात की आपत्ति है? ठीक है, जवाहर यादव साहब इसका जवाब आप दें कि इनकी आपत्ति क्या है। मैं आऊंगा, रंजीता जी आऊंगा, प्रवीण साहब, प्रवीण जी मैं आपके पास भी आऊंगा, रोकूंगा मैडम। जवाहर यादव साहब जवाब दीजिए। ऐसा जी, इनके पास दिक्कत ये है कि आज इनके पास मुद्दे नहीं है जिसके आधार पर ये लड़ाई लड़ सके। तो ऐसी, अब इन्होंने जो सूची भी दी है, मैं इसकी भी बात कर लेता हूं, तथ्यों के साथ करते हैं। इसमें 24 लोगों की सूची दी और सीएम साहब से जुड़े हुए इसमें केवल 10 लोग हैं। सूची मेरे यहाँ मित्रों के पास भी है, वो भी इसका अध्ययन कर लेंगे। जो सीएम से जुड़े हुए लोग हैं केवल 10 लोग हैं, यानी कि 14 लोगों को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, ये अब कहां तक विषय लेकर गए कि मुख्यमंत्री जो रोहतक के हैं, रोहतक में उनका गांव है, कि उन्होंने एक रैली वहां कर दी और इसके कारण वो हरियाणा के सीएम बन गए। तो ये किसका अपमान करें? ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का जो जनमत था उनका अपमान करें। वो तो निर्वाचित, मैं भी बात करूं, अरे मैं अपनी बात करूं, आप बीच में क्यों आ गए? आप बीच में क्यों आ गए? आप बीच में क्यों आ गए? मैं बोलूं, उसके बाद बोल लीजिए ना। उसके बाद क्या है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक भी नहीं थे, ये तो करनाल से चुनकर विधायक आए। अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा, तो कांग्रेस की तो दिक्कत है। परंतु मैं अपने मित्र अत्रे जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कुछ प्रश्न खड़े किए थे। इनका कहना यह था कि सीएम ऑफिस में कुछ लोग जोड़े गए। ठीक है। आज कांग्रेस के लिए और एनएलडी के लिए दिक्कत क्या है? क्योंकि चीजें बदली है। आज चीजें क्या बदली है? जब श्री देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय चौटाला जी पार्टी के अध्यक्ष थे, राज्यसभा चले गए। चलो, वो सीएम साहब से नहीं जुड़े थे, मैं चर्चा नहीं करता। परंतु प्रताप जी जो उनके बेटे थे, उनको चेयरमैन बना दिया गया
उसके बाद जो उनके दूसरे बेटे थे रंजीत जी, उनको सीएम साहब का सहयोगी बना दिया गया। उसके बाद जो उनके भतीजे थे केवी सिंह, उन्होंने उनको अपना ओएसडी बना लिया। उसके बाद अपना जो सुरक्षा अधिकारी बनाया वो रवि चौटाला जी अपने पोते को बना लिया। आज हरियाणा में दिक्कत ये है, इन पार्टियों को कहते हैं कि ये अधिकार केवल उन लोगों का है जो पार्टी के मुखिया है। इनको लगता है कि जन सामान्य का व्यक्ति अगर सीएम रेजिडेंस में पहुंच जाए, फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाए, तो इन पार्टियों को वो हजम नहीं हो रहा। वहां परिवारवाद था और इन्होंने हुड्डा साहब ने तो कितनी गड़बड़ की। कृष्ण हुड्डा जी का रिजाइन कराया कि आपको हम लोकसभा लड़ाएंगे, लड़ा बेटे को दिया। तो इन पार्टियों को केवल परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हमने हरियाणा के हो चाहे देश के हो, अगर लोगों को ये विषय दिया, हाँ हमारे अगर इन लोगों के ऊपर आपके पास कोई तथ्य है जिसके ऊपर ये कहते हैं कि इनके कारण हरियाणा का हित हुआ हो, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जैसे इनके तब फिर ये सवाल उठाएं तो फिर उस पर विचार हो सकता है। भी आए। अब देखो फिर बीच में आ गए, अब ये फिर बीच में आ गए। अब देखो सुनने के, अब देखो सुनने नहीं जाते। अब देखियो, अब देख रहे अब इनकी नहीं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा हुआ प्रवीण अत्री साहब बीच में बैठे हैं, नहीं अच्छा हुआ प्रवीण अत्री साहब बीच में बैठे हैं। बहुत बढ़िया किया है हमारे सहयोगियों ने प्रवीण अत्री साहब को बीच में बिठाया। ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। अत्री साहब आप बोलिए। जी देखिए अतुल, थोड़ी हैरानी होती है। जवाहर यादव साहब गुणी व्यक्ति हैं, लेकिन जब गुणी व्यक्ति ऐसी अटपटी बात करे तो बड़ा तकलीफ भी होती है। आज भी नैना चौटाला जी डबवाली से एमएलए हैं, दुष्यंत चौटाला जी मेंबर पार्लियामेंट हिसार से हैं, अभय चौटाला जी विधायक होने के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन है, हरियाणा से हैं। तकलीफ कहां है? यादव जी या तो उस बात के ऊपर आना नहीं चाहते या वो चर्चा करना नहीं चाहते। देखिए सबसे बड़ी बात, ध्रुव मजूमदार जिसको आईटी सलाहकार लगाया जाता है लेकिन संबंध आरएसएस से है, वेस्ट बंगाल से है। साहब क्या आपको पूरे हरियाणा प्रदेश में इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको आप आईटी सलाहकार लगा सके? फिर दूसरी बात, ध्रुव मजूमदार के पिताजी देवाशीष मजूमदार, उनको हरियाणा रेगुलेटरी कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है। साहब क्या हरियाणा प्रदेश में लोग नहीं है? इसके अलावा जो सबसे हैरानी की बात है, आप एडीसी लगाते हैं आलोक वर्मा जी को, आलोक वर्मा जी को गुजरात से लाते हैं। एक तो आप नया एडीसी लगाने की रिवायत शुरू करते हैं क्योंकि आरएसएस के आलोक वर्मा को आपने गुजरात से लाके यहाँ पे एडजस्ट करना था। क्या हरियाणा प्रदेश में आपको काबिल व्यक्ति नहीं मिला जिसको आप एडीसी लगा सकते हो? आप और तो छोड़िए, सीएम हाउस के केयर टेकर उनको आप J&K से लेके आते हो, बड़ी हैरानी होती है साहब। क्या हरियाणा प्रदेश में आपको इतना काबिल व्यक्ति भी नहीं मिला जो केयर टेकर रह सके? और सबसे हैरानी की बात, ये जो लोग हैं ये हरियाणा प्रदेश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई के को खर्च कर रहे हैं। ठीक ये है, उन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं जिसपे हरियाणा की जनता का हक है। हरियाणा के लोगों को आप ये मौका क्यों नहीं देते? ठीक है जवाहर यादव साहब, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं लाठर साहब के पास जाऊं। वक्त अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जवाहर यादव साहब बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा सर प्लीज। देखिए हाँ, अत्रे जी ने जो वर्तमान में रवि क्या नाम है, नैना चौटाला जी का नाम लिया, ये और लोगों के नाम लिए, वो निर्वाचित व्यक्ति हैं। अरे तो मैं हरियाणा के लोग लगाइए, अपनी बात हरियाणा के लोगों को लगाइए। अब आप बोल चुका, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं 4 नाम बता रहा हूँ जो मुख्यमंत्री ने अपने विशेष विशेषाधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें प्रताप चौटाला जी, रंजीत चौटाला जी, केवी सिंह जी अपने भतीजे को, रवि चौटाला जी को, जो केवल इनके परिवार के लोग थे, वो चुने हुए प्रतिनिधि के नाते नहीं थे। हरियाणा के तो क्या आपको अपने परिवार के अलावा क्या आपको हरियाणा देश की जनता बीच में आ गए? ठीक है, अच्छा ये ठीक है, सवाल ये है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाए आप प्लीज प्लीज प्लीज, तीनों लोग शांत हो जाए प्लीज सर, प्लीज मैं गुजारिश करूंगा मैम आपसे भी, सर आपसे भी, दोनों लोग से। अत्री साहब, जवाहर यादव साहब प्लीज सर, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। लाठर साहब से एक टिप्पणी ले लूं, आऊंगा। जवाहर यादव साहब आऊंगा आपके पास सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात भी सुन लीजिए सर, मेरी बात भी सुन लीजिए जवाहर यादव साहब। ठीक है। लाठर साहब बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपत्ति किस बात की? आरएसएस से जुड़े लोग हैं, ये आपत्ति की बात है? यहां के लोगों का पैसा खर्च कर रहे हैं या उसका लाभ ले रहे हैं, ये आपत्ति की बात है? क्योंकि कल को फिर अगर रंजीता जी ये कह दें कि अतुल जी आप तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आके क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? अतुल जी, इस समय कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष को चर्चाओं में रहने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब मुख्यमंत्री आरएसएस से आए हैं तो एक नेचुरल बात है कि उनके सहयोगी, उनकी सलाहकार वो भी आरएसएस से ही आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो फैसला लेगी
तो उसमें आरएसएस की भूमिका रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मेरा सवाल वहीं की वहीं है जो मैंने कहा था कि जब दिल्ली में केजरीवाल के सहयोगियों पे, केजरीवाल के सलाहकारों पे बीजेपी सवाल उठाती है, तो हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री जो इतने सलाहकार लेके चल रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती। और दूसरी चीज ये है कि जैसे अभी जवाहर जी ने कहा कि इसमें से 10 लोग हैं जो सीएम साहब के साथ हैं, लेकिन जो ये लिस्ट है वो 10 लोग हो सकता है डायरेक्ट हो, बाकी लोग हैं तो कम से कम सीएम के नजदीकी ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री कार्य देखने वाले लोग। ठीक है, मतलब ये लोग, मैं मानता हूं कि एकदम 1 नंबर की पंक्ति में ना होके 2 नंबर की पंक्ति में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित कार्य तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। रंजीता जी मैं आ रहा हूं, रंजीता जी मैं आपके पास आऊंगा। जवाहर यादव साहब बहुत संक्षेप में सवाल का जवाब कभी नहीं रखी गई। आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा। अभिमन्यु जो पीए लगाए गए हैं वो किस नेता के रिश्तेदार हैं? जवाहर साहब बताइए। जवाहर यादव साहब दोनों सवाल का जवाब दीजिए। अभिमन्यु, नहीं मैं जवाब देता हूँ। अरे इनको कई बार पूछो, मैं जवाब देता हूँ। अभिमन्यु अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी के भी कार्यकर्ता के रिश्तेदार भी निकल जाए तो कोई और नहीं हो, जवाहर यादव सबसे पहले रिजाइन दे देगा। या फिर आप दे दीजिए, या फिर आप दे दीजिए। मैं फिर करते मैं फिर जाते जाते उनको लगा गए कम से कम उनकी जो उसकी बात चल रहा था। जी आज की बहस में ऑन एयर रिजाइन आएगा। इतनी कार्यशाली करते थे उनको हटाया क्यों जाता? आप बार-बार क्यों दुख की यहाँ देख रहे हैं? मुझे तरस आ रहा है। आप अभिमन्यु जी का नाम एक एक करके सुनाई नहीं देगा फिर मैडम, प्लीज एक एक करके मैं इसका उत्तर नहीं, मैं कभी उत्तर से नहीं भागता। मैं कभी उत्तर से नहीं भागता, उनका जवाब देता हूँ। ये कह रही हैं कि अभिमन्यु जी को मैंने जब सीएम ऑफिस से निकलने के बाद उनको अभिमन्यु लगा दिया। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभिमन्यु जी की अपॉइंटमेंट और मेरी अपॉइंटमेंट सेम समय में हुई थी और वो उससे पहले से सीएम साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा ऐसा क्या कर दिया जो आपको उस पोस्ट से हटा दिया गया? क्या वो हिसाब में जो एफआईआर हुई थी उसका उनको संगठन में आना था, उनको संगठन की जिम्मेदारी निभानी थी, वो उनका काम है। उत्तर ले लो, उत्तर ले। मैं उत्तर देना चाहूंगा। जग विख्याति बात है कि अभिमन्यु को किसने लगवाया और कैसे लगवाया? अब मेरा उत्तर ले लीजिए। इन्होंने जल्दी और लाठर साहब वाले सवाल का भी जवाब दीजिएगा। नहीं कि कितनी राजनीति की कितनी गिरावट है कांग्रेस में। एक व्यक्ति आकर मुझे मिलता है, कहते हैं जी एक व्यक्ति ने आपके नाम से हमें कहा कि पैसे ले लिया, कोई आपका काम करा देंगे। उनके सामने ही मैंने आईजी सीआईडी को, डीजीपी को फोन करके कहा कि कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, इनके तथ्यों की जांच कीजिए। अगर उसके बाद हमने उसको एफआईआर करा दी, उस पर एसआईटी बैठा दी, उसको अंदर करा दिया, तो भी इनको पीड़ा हो रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम ले रहा है, मेरा गुनाह तो नहीं है, पर जैसे मेरी जानकारी में आया, एप्लीकेंट को बुला लीजिएगा अपने चैनल पे, वो जैसे मेरे पास है उनके सामने मैंने फोन करके तुरंत उनको भेजा। ठीक है, जो भी व्यक्ति है कानून उस पर काम करेगा। जवाहर साहब एक सवाल सर, अब वक्त कम है, गुजारिश है मेरी एक एक करके। जवाहर यादव साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाहर यादव साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब शर्म आती है आपके प्रश्न के उत्तर दिया मैंने। ठीक है, अरे जवाहर यादव साहब, रंजीता जी प्लीज शांत हो जाएं। आप दोनों, जवाहर यादव साहब गिरावट पर मैं आ रहा हूं मैडम, आपके पास ही आ रहा हूं। अगर ऐसे ही होता रहा तो कैसे आऊंगा? जवाहर यादव साहब एक लाइन में जवाब दे दीजिए। लाठर साहब ने ये पूछा है कि हरियाणा में जो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो हम मान लेते हैं ठीक है, आपका अधिकार है। दिल्ली में भी अगर यही था तो वहां पर आपत्ति क्यों थी? छोटा सा जवाब दे दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से मैं इनका जवाब देना चाहता। लाठर साहब, हरियाणा दिल्ली के सीएम ऑफिस पर हमने किसी भी सीएम ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, जो लाठर साहब ने कहा, दिल्ली के किसी भी सीएम ऑफिस के किसी एम्प्लॉय पर हमने कोई उंगलियों बैठा दे वो नाम के साथ, गलत जानकारी है। हमने किसी भी सीएम ऑफिस की, फिर मैं अपने सब दोहरा रहा हूं, केजरीवाल साहब के ऑफिस से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति पर अगर हमने ये कहा हो इसको क्यों लगाया गया, अगर कि ये इस प्रदेश का था इसलिए इसको क्यों लगा दिया, हमने तो जब हरियाणा की बहू वहां जाकर वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी बनती है, नवीन जैन की पत्नी, तो हमने तो उसका भी स्वागत किया था। इसलिए आपके तथ्य ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। अत्री साहब आ रहा हूं आपके पास। रंजीता जी बताइए,
अगर बहुत गड़बड़ी हुई है, नियमों की अनदेखी हुई है, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो आप लीगल एक्शन लीजिए या लीगल मोड में आप जाइए। क्या तैयारी है कांग्रेस की? हम इस बात पे आपत्ति करते हैं कि जहां पर ये जो कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उसकी इन्होंने जैसे धज्जियां उड़ाई है आपके सामने है। ठीक है। ये सादगी की बात करते थे, खिचड़ियां खाने की बात करते थे। आज सीएम कैंटीन में खाना होने के बावजूद महंगे होटलों से खाना मंगाया जाता है और हॉस्पिटैलिटी विभाग के ऊपर वो बिल लाद दिए जाते हैं कि वहां से क्लेम किए जाए। 1966 से लेकर 2014 तक इतना खर्चा रेनोवेशन पे नहीं हुआ। मात्र 2 सालों में इतना खर्चा इन्होंने अपने हर ऑफिस, सीएम हाउस से लेकर हर मंत्री के घर पर लगा दिया कि जो कहते हैं ना बिल्ली के भागों के छिक्का मसा मसा फुटा है, पंजाबी की कहावत है, तो वो यहाँ लागू होती है कि वापस हमने आना नहीं है, वापस हमने आना नहीं है। तो जवाहर यादव साहब, अगर हरियाणवी में अच्छा कोई ऐसी हरियाणवी की कहावत है तो वो बोल दीजिए रंजीता। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। हाँ रंजीता जी, ऐसी कोई हरियाणवी में कहावत है तो वो बोल दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं ये मेरी समझ में आ जाएगी। आज इस प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, बजाय आप सरकार बनाते हैं, आप भ्रष्टाचार। क्यों 10 साल में बेरोजगारी दूर नहीं हुई थी? आप अपने लोगों को, सर हमने कभी भी बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे एडीसी नहीं लगाए थे। जो नई एडीसी की पोस्ट इन्होंने आलोक वर्मा और रजनीश गर्ग को लगाया है, हम कहीं बाहर से लाके नहीं लगाते थे, हम यही। अच्छा, यहाँ के लोगों को अगर लगाते तो वो लूट खसोट नहीं होती, इनको इस बात, वो फिर सुविधाओं का गलत उपयोग नहीं होता। सर आज इनको जो, सर ये बताइए, सर आप ये बताइए रॉकी मित्तल जी की क्या क्वालिफिकेशन है और क्या अनुभव है जिसके बिहार पर आज उनको 1 लाख रुपए सैलरी के ऊपर स्वर्ण जयंती के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए लगाया गया है। ऐसे बहुत सी उदाहरण हैं। वो आरएसएस से जुड़े हैं, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। तक के जो लोगों को बिल्कुल बिल्कुल तो इस बिल्कुल तो आपको आपत्ति क्यों है? आरएसएस से जुड़ी पार्टी है तो आपको क्यों आपत्ति है फिर मैडम? सिर्फ आरएसएस से जुड़े हैं इसलिए आपत्ति है, ये कौन सी बात है? आरएसएस से जुड़ी पार्टी है सर, आरएसएस से जुड़ी पार्टी है, आरएसएस के लोगों को प्रमोट करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तकलीफ इस बात की है कि जो हरियाणा की जनता है और हरियाणा का आम नागरिक उसका है, भला वो नहीं अपने आप को सगा हुआ महसूस करता है कि हमें ऐसी कौन सी कमी है, हमें आज ऐसी कौन सी कमी है जो बाहर से लोगों को लाकर हमारे सिर पे बिठाया गया। ठीक है, अत्री साहब फाइनल कमेंट सर आपका। आऊंगा जवाहर जी। देखिए अतुल, अभी जो चर्चा चल रही थी तो चर्चा में हालांकि एक बात का जिक्र हुआ जो यादव साहब से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई थी, हिसार में कोई पैसे के लेन देन का। यादव साहब ने कहा कि हमने जांच करवाई और जो आदमी दोषी था उसको दंडित किया, वो आज जेल में है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि दोषी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं यादव साहब से जरूर कहूंगा, यादव साहब आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिला कैथल की अनाज मंडियों में गए थे। यादव साहब ने प्रेस में भी सुना होगा, चर्चा भी हुई है, और उन्होंने बाकायदा आपके विधायक पे जो 50 रुपए प्रति क्विंटल किसान की धान का पैसा ले रहा है, वो जब इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया है, आप क्या यहाँ ये बात कहेंगे कि साहब हम उसकी जांच करवाएंगे? दूसरी बात, जब पिछला धान सीजन था उसमें जब धान घोटाला हुआ, जब उस वक्त इंडियन नेशनल लोक दल ने जांच की मांग की, तब मुख्यमंत्री जी क्यों मुकर गए कि हम किसी तरह की जांच नहीं करवाएंगे? बाकायदा सदन में मुकरे। मैं उम्मीद करूंगा जिस तरह से इन्होंने अपने व्यक्तिगत मामले के ऊपर तत्परता दिखाई, कम से कम प्रदेश के किसानों से जुड़े इस मामले पे भी तत्परता दिखाएं और जांच करवाएं उस विधायक की जो 50 रुपए प्रति क्विंटल धान किसानों के पैसे को लूट रहा है। ठीक है, आश्वासन। जवाहर साहब को इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि मॉइस्चर के नाम पे जिस तरह से किसानों को मंडियों में लूटा जा रहा है, किस तरह से 200, 250, 300 रुपए उनके काटे जा रहे हैं, जे फॉर्म एमएसपी का भर के कम पैसा किसानों को दिया जा रहा है, और इसके लिए तो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान खुद सड़कों पे हैं। तो क्या इन्होंने एक बार भी कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे? ये बड़ा अजीब है। आऊंगा जवाहर जी, अत्री साहब रोक रहा हूं सर, वक्त कम है। जवाहर साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, और जो प्रश्न पूछे अत्री साहब ने उसका आप जवाब दीजिएगा, आश्वासन दीजिएगा। लेकिन मैंने चर्चा शुरू की थी किसी और मुद्दे पर, देखिए मुद्दा कहां से कहां चला गया। ये मुद्दे होते हैं असल में, इन मुद्दों पर किसी को भी आगे आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट। देखिए, एक तो पहले तो मैं रंजीता जी का जवाब दे दूं। इनके प्रवक्ता लिखते हैं महंगे होटलों व रेस्तराओं से खान पान मंगाया जाता है सीएम ऑफिस में। मेरा निवेदन यह है
ये तो हॉस्पिटल है, सॉरी क्या नाम है, रेस्टोरेंट है बड़े बड़े, उनके बिल की कॉपी हमें दे देंगे। बिल्कुल देंगे एक सर, उत्तर ले लीजिए ना। बिल्कुल देंगे। अरे उत्तर दे रहा हूँ ना, उत्तर दे रहा हूँ, सुन बिल्कुल लीजिए। देंगे। अच्छा बोल लीजिए, पहले दिन जीता हम सुन आपके लीजिए। सीएम की तरह नहीं है, आप तो सुन लीजिए। जो हम आपके सीएम की तरह नहीं है जो मरिंदर सिंह जी को केवल इसलिए वो ऐसी लगती ठीक है, बिल की कि एक उनके कॉपी, भाई के उनको एक कॉपी हम लोग को भिजवा दीजिएगा, हम लोग दिखाएंगे, देखेंगे। अभी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हाँ, आप होटलों के इनसे होटलों का बिल ले लीजिए, नंबर एक। दूसरा, इन्होंने कहा, मैं ये कहता हूं ये लोग हरियाणा के हैं, हरियाणा से बाहर के हैं, जो भी है, परंतु जिस तरह से हुड्डा साहब के एक ओएसडी को और एक सचिव को भ्रष्टाचार के मामले में किया गया, क्या इनको कोई ऐसी है? नंबर एक। दूसरा, मैं अत्रे जी पर आता हूं। अत्रे जी ने कहा कि धान का घोटाला हुआ, पिछली साल अभय जी ने उठाया, उस समय मैं साक्षी था उस सदन का, और अभय जी सिंह जी को जब मैं माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने जो प्रश्न किया, अभय सिंह जी खड़े होकर बैठ गए और उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने माना कोई घोटाला नहीं था, कोई घोटाला होता अरे साहब, ये घोटाला होता तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? को लूटा जा रहा है, आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? बात करिए। अरे सर, तथ्य के साथ कोर्ट में जाओ ना। अरे हरियाणा सरकार नहीं होती है, अगर सरकार हरियाणा सरकार अपनी मांग रखता है, आपको कोर्ट में भी विश्वास नहीं, अपनी मांग रखते हैं, आपको कोर्ट पर किसान का कर्तव्य बनता है कि उसकी जांच करवाएं। विश्वास नहीं है क्या? अरे साहब, कोर्ट में हम जाएंगे, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, सरकार प्रदेश की जनता की नहीं सुनेगी, किसान की नहीं सुनेगी, तो हमें वो रास्ता अख्तियार करेंगे। अब देखो, कोर्ट पर इनको इतना विश्वास है क्योंकि कोर्ट ने इनको सजा दे रखी है, तो इनको ये पता है कि कोर्ट में न्याय हो जाता है। यादव साहब, इनको ये पता है कि भ्रष्टाचार के मामले में, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट न्याय करता है। ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिए प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है, लाठर साहब के पास मुझे जाना है। जवाहर यादव साहब एक लाइन में जवाब दीजिए। जवाहर यादव साहब एक लाइन में जवाब दीजिए। एक और मुद्दा प्रवीण अत्रे साहब ने उठाया था कि वो 50-50 रुपए कैसे वसूले जा रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई का आश्वासन अब दे रहे हैं। एक लाइन में, एक लाइन में। इसका यस है। मैं ये कहता हूं, हाँ बिल्कुल, मैं ये कहता हूं, हमारे विधायक ही क्या, हमारे किसी कार्यकर्ता हो या विधायक हो, चाहे कोई भी हो, जो भाजपा से जुड़ा है, एक भी तथ्य ये हमें दे दे जिसके आधार पर लगता है गड़बड़ किया, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पर आपको तथ्य देने होंगे, केवल राजनीतिक नोटंकी नहीं करनी होगी। ठीक है, ठीक है। लाठर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। फाइनल कमेंट सर आपका बहुत संक्षेप में, 1 से 1.5 मिनट में। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे वो कहीं और चला गया, लेकिन आपने शुरुआत में ही कहा था कि मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मुद्दा है क्योंकि दिल्ली में कुछ बात थी, इस वजह से। हालांकि जवाहर यादव साहब ने उसका भी जवाब दिया। इस दौर में अगर हम देखें तो क्या वाकई आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति है, ये आपत्ति की बात है, या जम्मू कश्मीर से किसी को बुलाया गया है, अगर वो उनका करीबी है, ये आपत्ति की बात है। यहां का आदमी उस पद पर बैठ जाता तो कैसे वो सुविधाओं का गलत उपयोग नहीं करता, और जम्मू कश्मीर का आके बैठा है तो कैसे वो गलत उपयोग कर रहा है। अतुल जी, कमेंट से पहले मैं एक बात तो जवाहर जी को कहूंगा, दिल्ली में विजेंद्र गुप्ता ने आरटीआई लगाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सरकार पे आरोप लगाए थे, इसलिए जवाहर जी अपने आप को अपडेट करें। दूसरी बात, जवाहर जी ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कोई भी सरकार जब रहती है तो उस समय वो भ्रष्टाचार नहीं करती, जब सरकार चली जाती है तो पर्चे खुलती है। ठीक है, और जवाहर जी शांत हो जाओ। ऊंची आवाज में बोल के जवाहर जी आप दूसरे की आवाज को दबा नहीं सकते। अरे सर, जवाहर जी शांत, जिस समय आप बोल रहे थे मैं चुप था। ठीक है, लाठर साहब बोलिए। हाँ, दूसरे की आवाज को दबाते नहीं। जवाहर जी दूसरे को सुनो। और रही बात मुख्यमंत्री के सहयोगियों की और मुख्यमंत्री की कार्यालय की टीम की, मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम मुझे लगता है कि काफी बड़ी है। उस मुद्दा ये नहीं है कि उसमें लोग हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं या हिमाचल के हैं या चंडीगढ़ के हैं या कश्मीर के हैं, लेकिन इतनी बड़ी हर काम को मुख्यमंत्री खुद नहीं कर सकते, हर काम को खुद वॉच नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी टीम की बजाय जिस तरीके से मंत्रिमंडल के सदस्यों का सुप्रीम चलिए, शायद कुछ तकनीकी खामी है, लाठर साहब की आवाज अब हम तक नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि अब शुक्रिया करूं, वक्त मेरे पास कम है। मुख्यमंत्री के सलाहकार, हाँ, लाठर साहब बोले, अपनी बात पूरी करें बहुत संक्षेप में सर।
हाँ, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, हाँ बिल्कुल, तो उसकी भी एक लिमिट हो कि वो 8 सलाहकार या 10 सलाहकार या इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे, और ये केवल हरियाणा नहीं, या पूरे देश में लागू हो। इससे जनता की गाड़ी कमाई बचेगी, इनकम टैक्स पे का पैसा बचेगा। ठीक है, अत्री साहब बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में सर। लेकिन अतुल एक लाइन में, हाँ देखिए अतुल, अभी एक चर्चा चली थी जिसके अंदर खाने पीने के बिल का और खर्चे का जिक्र हो रहा था। मैं एक चीज और बताऊंगा, रेड बिशप में अभी एक सर्वदलीय बैठक की थी मुख्यमंत्री जी ने। आपको हैरानी होगी, रेड बिशप जो है हरियाणा टूरिज्म का एक मोटल है जहां पे अपनी कैटरिंग टीम है, अपना खाने पीने का बंदोबस्त होता है। लेकिन सरकार क्या करती है, एक प्राइवेट कैटरर को बुलाती है, और वो प्राइवेट कैटरर जनता का कार्यक्रम सीएम ऑफिस से कोई लेना देना नहीं, इनके नेता मुझे हैरानी होती है, इनके नेता ठीक है, खाकर गए, 2500 रुपए इनके नेता खुद खाकर गए, और उसका सीएम ऑफिस से कोई लेना देना उनका। ठीक है, मैं सभी को रोक रहा हूं, प्लीज, मैं सभी को रोक रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे पास अब वक्त नहीं है। अरे खाइए पीजिए साहब, आनंद करिए, क्यों ऐसे खाने के वक्त में सोचना चाहिए था, अभी क्यों? ठीक है, मैं रोक रहा हूं, सभी को रोक रहा हूं। जवाहर यादव साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। अत्री साहब आपका, रंजीता जी आपका भी, और लाठर साहब आपका भी। लेकिन एक और चीज कहूंगा, रंजीता जी अगली बार कभी ये मत कहिएगा कि आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस के हैं, तो हमारे यहां क्यों पढ़ रहे हैं। मेरा भी अधिकार है हरियाणा में आकर पढ़ने का। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मुद्दा है या नहीं है ये तो अलग मसला है, लेकिन आरएसएस से जुड़ा होना क्या ये आपत्ति की वजह, ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है, इसलिए सवाल और खड़े हो रहे। अब देखना होगा कि इस पर विशेषाधिकार रखने वाले मुख्यमंत्री अपनी तरफ से क्या संज्ञान लेते हैं। नमस्कार।